اب माजिद और संदल की शादी को 6 साल हो चुके थे। इनके पास 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। माजिद अब बहुत पहले से ज्यादा बदल चुका था। वो अस्पताल में काम करने के लिए जाता तो वो वापस ही नहीं आता था। अब वो बहुत ज्यादा तंग करने लग गया था। संदल को इसको पूरा खर्चा भी नहीं देता था। संदल इससे बहुत ज्यादा उकता गई थी क्योंकि अब इसकी जिंदगी बेरंग होके रह गई थी। बहुत मुश्किल होता है जब आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून जी रहे हों, आपको कोई मुश्किल ना हो, आपको कोई दुःख तकलीफ़ ना हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको एक पल में मुयस्सर हो जाए और सबसे बढ़कर आपका शौहर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, आपकी हर ख़्वाहिश पूरी करता हो, अपना वक़्त देता हो, लेकिन दूसरे ही पल सब कुछ बदल जाए, इसका उल्टा हो जाए, तो इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, ये तो संदल ही बता सकती थी, क्योंकि ये सब कुछ इस पर बीत रही थी। संदल के साथ 6 साल में ऐसा पहली बार हो रहा था क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, इसके साथ इसके बच्चों पर भी ज़ुल्म हो रहा था। अब संदल ने बजाय चुप रहने के फैसला किया कि माजिद का पीछा किया जाए, क्योंकि इसको माजिद पर शक हो गया था। वो अपने आप को क्लियर करना चाहती थी। सबसे पहले इसने सोचा कि माजिद का मोबाइल फ़ोन चेक किया जाए। वह इसको कॉल करती, रिंग जाती, नंबर मसरूफ नहीं होता था और बंद भी नहीं होता था और तकरीबन माजिद के पास ऐसा और कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था जो अपने पास रखता या इसके पास ऐसा कोई नंबर भी नहीं था, जो वो इस्तेमाल करता था। क्योंकि इसके बारे में अब संदल सब कुछ जानती थी। काफ़ी अरसे बाद जब माजिद वापस घर में आया तो संदल ने अपनी पूरी की पूरी तवज्जो इसके मोबाइल पर रखी। लेकिन इसने एक बार भी मोबाइल फ़ोन नहीं उठाया और किसी से इतनी लंबी कॉल भी नहीं की। वह संदल के साथ प्यार से बात करता रहा और संदल इसको शक की नज़र से देखती रही। अपने शौहर पर शक करना बहुत ही बुरा काम था, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अब जानना चाहती थी कि क्यों माजिद इसको इतना इग्नोर करता है और क्यों माजिद इसके साथ झगड़ा करता है और मुझे बार-बार घर भेजने की बातें करता रहता है। जब रात को वो सो गया तो संदल ने इसका मोबाइल फ़ोन उठाया। संदल को इसके मोबाइल का पासवर्ड भी याद था। संदल ने इसका सारा मोबाइल फ़ोन चेक किया, कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस चेक किए तो इसमें संदल को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से वो माजिद पर शक कर सके। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ऐसा अगर कुछ नहीं है तो माजिद क्यों इसको धमकी लगाता है, क्यों इसके साथ झगड़ा करता है, अब क्यों नहीं वो प्यार से बात करता। हालाँकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं तो पहले से भी ज़्यादा इसके साथ मुखलिस थी और अब भी बहुत ज़्यादा मुखलिस हूँ। मैंने तो अपनी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आने दी। हालाँकि मैं तो जितना माजिद के साथ रहती हूँ, मेरी मोहब्बत बढ़ती जाती है। सुबह नाश्ते का वक़्त हुआ, संदल और माजिद ने दोनों इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया। लेकिन माजिद का मूड खराब था और वो संदल से ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। एक संदल ही थी जो बार-बार इससे बात करने की कोशिश कर रही थी। फिर संदल ने आखिरकार माजिद से पूछ लिया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। माजिद ने कहा कि मैं ऐसा भी क्या कर रहा हूँ जो मुझसे सवाल कर रही हो। संदल ने कहा, मैं काफी अरसे से देख रही हूँ कि आप मुझसे बात भी नहीं करते, बच्चों की देखभाल भी नहीं करते, इनसे मिलने भी नहीं आते और ऊपर से खर्चा भी नहीं देते। आखिर क्यों माजिद? मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो, मैं माफी मांग लेती हूँ। मेरा कोई कसूर है तो आप मुझे सजा भी दे सकते हैं, लेकिन प्लीज अपने बच्चों को तो देख लिया करो, इनसे तो प्यार से बात कर लिया करो। वो दोनों आपके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। मेरे पास अब इतना खर्चा भी नहीं होता कि इनको कोई अच्छी खुराक दे सकूं। चलो माजिद, मुझे ना सही अपने बच्चों को तो खर्चा दिया करो। बस अब वो लगातार गिले और शिकवे शिकायत कर रही थी। माजिद चुप करके सुन रहा था। आखिर में संदल रोने लग गई और कहने लगी, माजिद आपके सिवा मेरा इस दुनिया में अब है ही कौन? मैं किससे मदद मांगूंगी? प्लीज माजिद, अगर आपके दिल में कुछ है तो मुझे बता दो। बच्चे दूर खड़े अपनी माँ को रोते हुए देख रहे थे। माजिद ने कहा, नहीं संदल, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। दरअसल बात यह है कि अब हमारा काम नहीं चलता है और मैं काम की तलाश में कई ही दिन मसरूफ रहता हूँ, इसलिए घर में नहीं आता। अब हमारा अस्पताल भी तकरीबन बंद होने को है, कोई मरीज भी नहीं आता, हम सारा दिन बैठे रहते हैं और मैं किसी और अस्पताल में भी चक्कर लगाता रहता हूँ ताकि मुझे कोई काम मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं अपने घर में कैसे आऊँ? बजाय वो संदल को चुप करवाने के, माजिद अब दुखी-दुखी बातें करना शुरू हो गया। वो इतना दुखी हो गया कि अब संदल से नहीं देखा जा रहा था कि माजिद इतना परेशान। माजिद अब दुनिया का सबसे दुखी शौहर लग रहा था। फिर संदल ने माजिद से माजरत की कि मेरा ही कसूर है, मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ और आप पर भी शक करती रहती हूँ। माजिद आप प्लीज उदास ना हो, इंशाअल्लाह दोबारा काम चल जाएगा। अब माजिद ने अपने बच्चों को भी अपने पास बुला लिया था और इनसे प्यार करने लगा। संदल ये देखकर खुश हो गई, चलो कोई बात नहीं, खर्चा नहीं मिलता तो मेरे बच्चों को अपने बाप का प्यार तो मिल रहा है।
और वैसे भी माजिद मुझे भी तो इतना प्यार करता है। संदल को जो माजिद पर शक था वो बिल्कुल ही गायब हो चुका था। अब संदल के दिल में माजिद के लिए और भी मोहब्बत बढ़ गई थी। वो माजिद को प्यार से देख रही थी। अभी वो ऐसी बातें कर ही रहा था कि माजिद ने कहा कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप मेरा इंतजार मत करना। जब मेरा काम चल जाएगा तो मैं इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा और आप लोगों को खर्चा भी देता रहूंगा। माजिद अपने बच्चों को बार बार देख रहा था और संदल की तरफ भी हैरान होकर देख रहा था। फिर संदल ने कहा कि ठीक है माजिद, आप चले जाओ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी, और मैं आपका इंतजार भी करती रहूंगी। माजिद ने अपने इन दोनों बच्चों को प्यार किया और फिर अपनी कार पर बैठकर घर से चला गया। संदल इसको दूर तक जाते हुए देखती रही, लेकिन माजिद ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब संदल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसको खर्चा मिलता है या नहीं मिलता, इसको माजिद वक्त देता है या नहीं देता, क्योंकि इसका शक बिल्कुल गायब हो चुका था। वो फिर से अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी रहने लगी। लेकिन अब की बार माजिद को गए 3 महीने हो चुके थे। माजिद ने एक बार भी घर में फ़ोन नहीं किया था और ना ही खर्चा घर दिया था। संदल बहुत मुश्किल से घर को सँभाल रही थी। अब ऐसा वक़्त आया था कि संदल ने अपना मोबाइल फ़ोन और ज़ेवर बेचकर खुराक का बंदोबस्त किया था। माजिद से राब्ता करने के लिए संदल के पास एक ही मोबाइल फ़ोन था और वो भी मोबाइल फ़ोन संदल ने सेल कर दिया था, क्योंकि इनके पास अब खर्चा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। इसका नौकर भी छुट्टी पर चला गया था क्योंकि इसको तनख्वाह मिलती ही नहीं थी और वैसे भी अब वो मुफ्त में काम नहीं कर सकता था। अलबत्ता जितना नौकर बेचारा संदल के साथ काम कर सकता था इसने किया, लेकिन इसका भी घर-बार था, इसने भी अपने बच्चों की देखभाल करनी थी, तो इसलिए इसने संदल से मुआज़रत की और वो हमेशा-हमेशा के लिए चला गया। अब इस घर में संदल और इसके बच्चे थे। संदल तो बहुत सब्र वाली थी, लेकिन इसके बच्चों को क्या पता था कि क्या हालात चल रहे हैं। वो बेचारे सारा दिन भूख की वजह से चीखते चिल्लाते और संदल कोई ना कोई चीज बेचकर इनकी ख्वाहिशात को पूरा करती रहती। अब संदल के पास माजिद का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। संदल इसका इंतजार कर करके थक गई थी, लेकिन माजिद का अभी तक कोई पता नहीं था कि वो कहाँ गया है और वो अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहा। इसलिए जरूरी था कि माजिद का पता किया जाए। इसको अपने बच्चों की भी परेशानी थी, क्योंकि घर में कोई और शख्स भी नहीं था जो पीछे से बच्चों का ख्याल रख पाता। लेकिन अब संदल बच्चों को ऐसे अकेला भी छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो संदल को अस्पताल का पता था जहाँ पर माजिद काम करता था। तो इसके लिए इसने अपने बच्चों को साथ लिया और इस अस्पताल में जा पहुंची। अस्पताल काफी बड़ा था। इसने माजिद को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन इसको माजिद का पता ना चल सका कि वो कहाँ है। अब वो माजिद की तलाश करते करते थक गई, क्योंकि इसके पास बच्चे भी थे, तो वो एक जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर एक नर्स आई और इसने संदल से पूछा, जी आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों बैठी हैं? संदल ने इसको कहा कि मैं डॉक्टर माजिद को ढूंढ रही हूँ, वो मेरे शौहर हैं और इधर काम करते हैं। इस नर्स ने कहा, अच्छा तो आप माजिद की बीवी हैं। इस नर्स ने संदल का बहुत ज्यादा एहतराम किया, इसको पीने के लिए पानी दिया, बच्चों के लिए जूस मंगवाया और फिर इस नर्स ने संदल को बताया कि माजिद अब किसी दूसरे अस्पताल में काम करता है, इधर से तो काफी दिनों से वो चला गया है। फिर संदल इस नर्स से कहती है कि आप मुझे इस अस्पताल का पता दे दो। नर्स ने इसको अस्पताल का पता दिया और संदल ने इसका शुक्रिया अदा किया और इतनी गर्मी में अपने बच्चों को लेकर इतनी तेज धूप में चलती रही और फिर आखिरकार इस अस्पताल में पहुंच गई जहां माजिद काम करता था। संदल ने पूरे अस्पताल में माजिद को देखा, लेकिन इस अस्पताल में भी माजिद नहीं था। तो इसने एक डॉक्टर से माजिद का पूछा। डॉक्टर ने कहा कि आज इतवार है तो माजिद को छुट्टी है, वो कल से अपने घर गया हुआ है। ये बात हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि माजिद तो संदल को मिलने गया भी नहीं था। इसने मजीद डॉक्टर से पूछा कि वो अस्पताल से कितनी छुट्टी करता है। इसने कहा वो इधर आकर थोड़ी देर बैठता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। संदल के होश उड़ गए, इसकी सांसें रुकने लगीं। इसको खौफ भी आने लगा कि माजिद का कोई और घर कैसे हो सकता है। फिर संदल ने डॉक्टर माजिद के घर का पता लिया। इस डॉक्टर ने संदल को पूरे तरीके से बताया कि वो कहाँ पर उसका घर है और कैसे जाना है। संदल से अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। इसने जल्दी से एक टैक्सी करवाई और इसको पता दिया कि मुझे इस जगह पर जाना है। टैक्सी वाले भाई को भी पता चल गया था कि इस औरत को कोई बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए इतनी घबराई हुई है, तो इसने भी टैक्सी को तेज चलाया और इसके घर तक जा पहुंचाया। फिर टैक्सी के ड्राइवर ने अपना किराया लिया और वहां से चला गया। संदल इस घर के गेट के पास गई और रिंग देना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वहां से डॉक्टर माजिद निकल आया। जैसे ही डॉक्टर माजिद ने गेट खोला तो सामने इसके संदल खड़ी थी और वो इसको देखकर हैरान हो गया और संदल भी हैरान हो गई, क्योंकि डॉक्टर माजिद के साथ ही एक बच्चा भी था।
अब संदल के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था कि वो डॉक्टर माजिद को क्या कहे, और डॉक्टर माजिद भी इतना हैरान था कि वो अब संदल को क्या कहे, क्योंकि संदल इतना अचानक इसके सामने आ गई थी। अभी संदल और माजिद गेट पर ही खड़े थे कि अंदर से एक आवाज आई और इसने डॉक्टर माजिद से पूछा कि बाहर गेट पर कौन आया है और आप वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो। इस आवाज ने संदल के सीने को चीर के रख दिया था, क्योंकि वो आवाज एक औरत की थी। अब जल्दी से माजिद ने संदल को कहा कि आप अभी और इसी वक्त घर जाओ, मैं वहां आकर आपसे मुलाकात करता हूँ। लेकिन संदल रोने लगी और कहा कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, ये बच्चा कौन है और वो औरत कौन है और ये घर किसका है और आप इधर क्या कर रहे हो। माजिद अब इतना घबरा गया, इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसने जल्दी से कुछ पैसे निकाले और संदल को कहा कि अभी बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं शाम को घर आता हूँ, वहां पर सब कुछ आपको बताऊंगा। संदल जिद्दी थी, वो वहीं पर खड़ी रही। फिर अंदर से एक औरत आई। इसने संदल से पूछा कि आप कौन हो और इधर क्या कर रही हो। संदल ने इसको कहा कि मैं डॉक्टर माजिद की बीवी हूँ। फिर इस औरत ने माजिद को कहा कि माजिद, आपने अभी तक इसको फारिग नहीं किया। शायद वो माजिद की दूसरी शादी के बारे में जानती थी। माजिद ने दोनों को कहा कि आप इधर बहस नहीं करें और फिर इसने संदल को कहा आप वापस जाओ। फिर इस औरत ने माजिद को गुस्से में कहा, इस औरत को अभी तक फारिग क्यों नहीं किया, इसको अपनी जिंदगी से दफा करो जितना जल्दी हो सके। संदल के बच्चे धूप बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, वो रोने लग गए, तो संदल ने इनको साथ लिया और अपने घर वापस आने लगी। संदल के साथ माजिद ने बहुत बड़ा धोखा किया था और दर्द दिया था, और ये वो दर्द था जिसका कोई इलाज नहीं था। वो सारे रास्ते रोती आई। बहुत अजीब लगता है ना, जब आपका शोहर आपके साथ 6 साल रहे और आपको बाद में पता चले कि आप उसकी पहली नहीं बल्कि दूसरी बीवी हो। इस दिन संदल अंदर से खत्म हो गई थी, इसके बच्चे भी उदास थे। वो मुश्किल से अपने घर पहुंची, वहां पर इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, और अफसोस इसके पास कोई भी नहीं था जो इसके आंसू साफ कर सके, इसको दिलासे दे सके, हौसला दे सके। इसने अपने बच्चों को खाना खिलाया, क्योंकि अब वो भूख की वजह से ऊंचा ऊंचा रो रहे थे। इसने वो खाना बहुत मुश्किल से बनाया था, क्योंकि इसके हाथ कांप रहे थे, इसकी दिल की धड़कन तेज थी, इसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो बेचारी रोती रही और साथ ही साथ बच्चों के लिए खाना भी बनाती रही। अब इसको शाम का इंतजार था और वो इस शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बहुत से सवाल थे इसके दिल में जो इसने डॉक्टर माजिद से करने थे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद माजिद घर में आया और इसके आते ही संदल ने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया और कहा कि माजिद, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह किया था, मुझसे क्या गलती हो गई थी जो आपने दूसरी शादी की और मुझे बताया भी नहीं। माजिद, मैंने आपकी खातिर अपने घर बार, अपनी बहन, अपने माँ बाप, बहन भाइयों को छोड़ा। मैं सोचती थी कि आप जैसा शोहर इस दुनिया में नहीं। मैं तो आपकी तारीफें कर करके थकती नहीं थी। माजिद, आखिर इतना जुल्म मुझ पर क्यों किया? इससे बेहतर था आप मुझे जिंदा ही मार देते, ताकि मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। माजिद ने कहा, आप मेरी बात सुनो, मेरी इससे पहले शादी हुई थी और वो मेरी पहली बीवी है। हम एक दूसरे के साथ काफी सालों से रहते हैं। वो भी एक डॉक्टर है और वो मेरी क्लासमेट है, वो मेरी पहली मोहब्बत भी है। हमारी शादी को 4 साल से ज्यादा वक्त हो गया था, लेकिन मुझे औलाद नहीं हो रही थी। बच्चे हर एक को प्यारे होते हैं, मुझे भी थे, लेकिन मैं इस नेमत से महरूम था जिसकी वजह से मैं अक्सर परेशान रहता था। तो मेरी बीवी ने मुझे इजाजत दे दी कि आप दूसरी शादी कर लो। फिर मुझे कोई नेक और सादा लड़की चाहिए थी जो मुझे औलाद से नवाजे, तो मुझे रिश्ते के लिए आपके घर में भेजा गया। मैंने अपनी सारी बात आपकी अम्मी को बताई थी, लेकिन इनको कोई एतराज नहीं था। आपकी अम्मी ने मुझे भी मना किया था कि इस बात का इल्म किसी को भी ना हो, यहाँ तक कि आपके बाप को भी नहीं। आपकी अम्मी ने अपनी बेटी आमना से, यानी आपकी बहन से, मेरा रिश्ता करवाने के लिए मुझसे 5 लाख रुपए भी लिए थे, लेकिन आपकी बहन आमना इस घर से भाग गई। फिर मजबूरन मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। मैंने ये बात बताने की काफी कोशिश की, लेकिन आपका दिल ना टूटे इसलिए मैं आपको बता ना सका। तो फिर संदल ने कहा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ सब कुछ, लेकिन आपके पास तो बच्चा भी है। फिर माजिद ने कहा कि मेरी पहली पूरी बात तो सुन लो। मैं आपको सच्चे दिल से दुल्हन बनाकर घर ले आया, मैंने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मैंने दिल से प्यार किया और करता भी रहा। लेकिन हमारी शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरी पहली बीवी ने दोबारा टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर ने इसको एक बच्चा होने की खुशखबरी दी। मैं मानता हूँ कि मैं आपका गुनहगार हूँ, लेकिन वो मेरी पहली मोहब्बत थी, तो इसलिए मैं इसको छोड़ ना सका। और अब तो इसके पास बच्चा भी आ गया था, इसलिए मैंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर माजिद ने कहा कि मैंने गलती की है, मैं इस बात की माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं अब अपना वक्त आपको नहीं दे सकता। मैं अपनी पहली बीवी को देना चाहता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत को देना चाहता हूँ। मैंने आपसे शादी की थी कि हमारे बच्चे होंगे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसने मुझे अपनी ही बीवी से औलाद दे दी। फिर संदल ने इसको कहा कि क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? क्या ये जो बच्चे हैं ये आपके नहीं हैं? माजिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी मेरे बच्चे हैं।
लेकिन मैं माफी मांगता हूँ, मैं जितना प्यार अपनी पहली बीवी के बच्चे को करता हूँ, शायद इनको ना कर पाऊँ। लेकिन अब सीधी सी बात है कि मैं अब आपको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रह सकता, ये मेरी पहली बीवी का हुक्म है। मैंने इसके कहने पर शादी की थी, आज इसी के कहने पर आपको छोड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत तकलीफ़देह है, लेकिन मेरी इसमें गलती है, लेकिन ये बात सच है कि अब आपके पास आना और इस घर में रहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अब ना तो मैं रहना चाहता हूँ और ना ही मुझे मेरी पहली बीवी रहने देगी। अब बेहतर ये है कि आप अपने घर चले जाओ, अपने माँ-बाप के पास या किसी और से शादी कर लो। संदल ने कहा, ठीक है मैं चली जाऊँगी, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? इनको क्यों अकेला छोड़ रहे हो? इनका कौन वारिस होगा? माजिद ने कहा कि ये बच्चे भी मुझे नहीं चाहिए, आप अपने साथ ले जाओ। और नहीं, अगर आपको भी नहीं चाहिए तो मैं इनको कहीं और छोड़ आता हूँ। फिर संदल ने माजिद को कहा कि आप कितने बेशर्म और बेगैरत हो। आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए, अपने बच्चों के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलते हुए, अपनी बीवी के बारे में इस तरह के अल्फाज कहते हुए। अब मैं क्या किसी और के साथ शादी करूंगी? और क्या इन बच्चों को हम कहीं और ले जाएंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखूंगी। मैं तेरे जैसे खुदगर्ज नहीं हूँ। और माजिद, मैं कोई गुड़िया नहीं, जब दिल किया खेल लिया और जब दिल चाहा साइड पर रख दिया। माजिद, मैं एक जीती जागती हुई औरत हूँ, मेरे अंदर दिल धड़कता है, मेरे अंदर सांसें चलती हैं। अगर आप मुझे तकलीफ देते हो तो मुझे दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती, मेरा चैन मेरा सुकून सब कुछ बर्बाद कर दिया है आपने। माजिद, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं एक बुत हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और बच्चों की माँ भी। पर माजिद, फर्क तो आपको नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग ठहरे अमीर और हम लोग ठहरे गरीब। हमारी तो जिंदगी क्या है आप लोगों के सामने? हम तो आप लोगों के सामने कीड़े मकोड़े हैं, जिनको आप जैसे लोग जमीन पर रौंद कर चले जाते हो। माजिद ने कहा कि आप मेरे साथ इतनी ज्यादा लंबी बात ना करो, क्योंकि मैं इधर आपकी बातें सुनने नहीं आया, बल्कि मैं आपको सच बताने आया हूँ। अब आपको सच पता चल चुका है। आपने जाना है तो जा सकती हैं, और इधर ही रहना है तो रह सकती हैं। मैं आपको खर्चा देता रहूंगा, लेकिन आपके लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। संदल ने कहा कि मुझे ऐसे खर्चे की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसा करो कि मुझे तलाक दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माजिद तो पहले ही इसी बात पर राजी था कि मैं संदल को तलाक दूंगा, और ऊपर से संदल ने खुद ही इस बात का एतराफ कर लिया कि इसको तलाक चाहिए। तो माजिद ने कहा, ठीक है, आपको 2 दिन तक तलाक मिल जाएगी। संदल माजिद को मुस्कुराते हुए देख रही थी और इसका दिल अंदर से फट चुका था। वो हैरान थी कि एक शख्स कितना जालिम भी हो सकता है। आखिरकार संदल एक औरत थी तो इसको रोना आ गया। इसने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया और माजिद को ये बात पसंद ना आई। इसने संदल को थप्पड़ मार दिया और कहा, मेरे सामने ऐसे रो नहीं। संदल बेचारी डर के मारे चुप हो गई, लेकिन दूर बैठे बच्चे माँ को रोते हुए देखकर रोने लगे। इन बच्चों के रोने की आवाज कहीं ज्यादा थी। माजिद को और गुस्सा आया और वो वहां पर बच्चों को और संदल को रोते हुए छोड़कर चला गया। संदल को फिर भी माजिद पर यकीन था कि बेशक वो कितना भी जालिम हो जाए, लेकिन वो मुझे तलाक नहीं देगा। वही इसी उम्मीद पर 2 दिन इंतजार करती रही, लेकिन दूसरे दिन की शाम को ही तलाक का नोटिस संदल को पहुंच गया। संदल बेचारी रोती चिल्लाती, लेकिन वहां पर इसके रोने की आवाज किसी ने भी ना सुनी। किसी ने भी इसको सहारा ना दिया, कोई भी इसके पास ना आ सका, क्योंकि वो अकेली रहती थी और इसके पास 2 बच्चे थे। फिर इसने वहां से जाने का फैसला किया। इसने अपना सामान पैक किया, बच्चों का सामान पैक किया, और जरूरत की जो चीजें थी इसने वो उठा ली और अपने पुराने घर को वापस जाने लगी। अब संदल अपने बच्चों के साथ अपने गांव गई, जहां पर इसके माँ बाप रहा करते थे। वहां पर जा पहुंची, लेकिन जब वो इस घर तक पहुंची तो इस घर पर ताला लगा हुआ था। वहां पर इसने देखा कि घर में कोई भी नहीं है। फिर इसने मोहल्ले की एक औरत से पूछा कि मेरी अम्मी अब्बू कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके वालिद कुछ दिन पहले वफात पा गए थे और आपकी अम्मी ने किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली और आपकी अम्मी ये घर बेचकर यहाँ से चली गई। जब संदल ने सुना कि उसके वालिद इंतकाल कर चुके हैं तो वो हैरान हो गई। इससे रहा नहीं गया, इसने एक चीख मारी और वो चीख इतनी दर्द भरी थी कि संदल बेहोश हो गई। और फिर सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो संदल को जानते थे। उन्होंने संदल को उठाया, वो अपने घर ले गए, बच्चों को भी अपने साथ ले गए। संदल को जब होश आया तो वो एक पड़ोसी के घर में चारपाई पर पड़ी थी और ऊपर से इसके बच्चे बैठकर रो रहे थे। वो फिर उठकर रोने लगी और इसने पूछा कि मेरे अब्बू ने कैसे वफात पाई। फिर एक औरत ने संदल को सब कुछ बताया और इसकी माँ ने जो जुल्म किए वो भी बताए। संदल ने कहा, इसको मेरी माँ ना कहो, वो मेरी माँ नहीं हो सकती। फिर संदल इस औरत के साथ कब्रिस्तान गई, अपने वालिद की कब्र पर। यह बहुत दुख भरा लम्हा था जब वो अपने बाप की कब्र को गले लगकर ऊंचा ऊंचा रोती रही।
अभी संदल की उम्र ही क्या थी, इस उम्र में ही इसको इतने दुख मिल चुके थे और वो रो रो के अपने बाप से माफी मांगती रही क्योंकि वो अपने बाप को मिल सकती थी, लेकिन अपनी जिद की वजह से मिलने नहीं आई। इसके बाप का कसूर भी नहीं था, लेकिन संदल इसको कसूरवार ठहराती रही। इसने अपने बाप के मरने का इल्जाम अपने भाइयों, माँ बहन और खुद पर लगाया। काफी देर कब्र पर रोने के बाद वो वापिस आई। इसने आराम किया, खाना खाया और इस औरत से रुखसत होने की इजाजत मांगी। फिर संदल वहां से अपने बच्चों को लेकर लाहौर अपनी खाला के पास आ गई, क्योंकि वो खाला संदल को बहुत प्यार करती थी और वैसे भी संदल के पास अब कोई सहारा भी नहीं था। संदल जब वहां गई तो इसकी खाला काफी ज्यादा परेशान हो गई संदल की हालत को देखकर। फिर संदल के साथ जो कुछ हुआ इसने अपनी खाला को बताया। काफी देर तक संदल और उसकी खाला रोती रही। फिर खाला ने संदल के बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार किया, इनको खाना बना कर दिया। अब संदल इनके पास रहने लगी थी। 15 दिन तक तो वो ठीक से देखभाल करते रहे। फिर इसकी खाला के शोहर ने कहा कि आप संदल से पूछो इसने कब तक रहना है और आगे क्या करना है। फिर खाला ने संदल से पूछा कि आगे क्या करना है या क्या सोचा है, लेकिन संदल ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा था क्योंकि वो गम में थी, बहुत उदास और परेशान थी। लेकिन खाला की बातों से लगता था कि वो भी संदल और उसके बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकती थी। संदल ने इसको कहा कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप खुद ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए। इसकी खाला ने कहा बेशक आप इधर ही रहो, लेकिन इधर रहकर कोई काम वगैरह कर लो, इससे आपके कुछ पैसे बन जाएंगे और आपके बच्चों की परवरिश भी होती रहेगी। संदल बहुत समझदार थी और वो किसी के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजारना भी नहीं चाहती थी। अगर इसने ऐसे ही रहना होता तो वो माजिद के पैसों पर जी लेती। इसने अपनी खाला को कहा कि ठीक है मुझे कोई काम तलाश करके दो, मैं वो काम कर लूंगी। इसकी खाला ने कहा ठीक है, मोहल्ले की कुछ औरतें काम करती हैं, मैं उनसे आपके बारे में बात करके बताती हूँ। फिर ऐसे ही 3-4 दिन और गुजर गए। आखिरकार खाला एक काम ढूंढ कर ले आई। वो काम कार की फैक्ट्री में था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा काम था जो लाइटनिंग होती थी कार की, उसको घर में ही बनाया या ठीक करना होता था। और वो काम एक लड़का रोज आकर मोहल्ले की औरतों को देता था और फिर वापसी पर ले जाता था। फिर पहली दफा संदल ने काम किया, लेकिन वो काम बहुत आसान था, वो आराम से कर लिया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता संदल अपनी खाला के घर सेटल हो गई। इसके बच्चे भी खुश रहने लगे और संदल को काम के पैसे भी मिलने लगे। अब संदल एक बार फिर सब कुछ भूल चुकी थी। अब वह माजिद को तकरीबन भूल ही चुकी थी और माजिद ने भी इससे कभी राब्ता नहीं किया था। संदल अपने घर वालों को भी याद नहीं करती थी सिवाय अपने बाप के जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। वो अक्सर अपनी अम्मी अब्बू को याद करके रोती रहती थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे थे वो दिन इसकी जिंदगी के। बिल्कुल दुरुस्त सिमत पर जा रही थी। वो लड़का जो काम देता था औरतों को एक बार बाहर गेट पर काम देने के लिए आया। इस दिन खाला घर में नहीं थी तो संदल को खुद वो सामान वगैरह लेने जाना पड़ा। वो लड़का नौजवान था और अभी संदल भी नौजवान थी। संदल ने मुंह छुपाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी आंखों को ना छुपा सकी। यही संदल की गलती थी। जैसे ही इस लड़के ने संदल को देखा बस वो देखता ही रहा। वो अपने आप को काबू में न रख सका। शायद उसका कसूर नहीं था, संदल थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी लड़का अपना ईमान खो सकता था। फिर संदल ने जल्दी से सामान पकड़ा और अंदर चली गई। संदल ने तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, बस इसने अपनी आंखें नीचे ही रखी थी। आज वो लड़का हैरान था क्योंकि इसको लगता था कि वो खाला काम करती है और वो इसलिए काम भी थोड़ा देता था, लेकिन आज इसको पता चला कि इस घर में खाला के साथ एक हसीन और जमील लड़की भी रहती है। आज वो खुशी खुशी वापस चला गया। बस वो सारे रास्ता संदल के बारे में ही सोचता रहा और खुश भी होता रहा। अब संदल और भी तेजी से काम कर रही थी और इसको तजर्बा भी हो चुका था। अब वो लड़का जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा काम संदल की तरफ ले आता था और संदल इसको करके देती थी। वक्त गुजरता गया। अब इस लड़के को संदल का पीछा करते हुए 5 महीने हो चुके थे, लेकिन संदल इसको मिलती ही नहीं थी। वो घर के अंदर ही रहती थी। वो लड़का बहुत ज्यादा कोशिश करता संदल को देखने के लिए, सौ सौ तरकीब सोचता। अब वो लड़का खाला को अम्मी जान कहकर पुकारता था, लेकिन खाला को नहीं पता था कि वो लड़का अम्मी जान कहकर क्यों पुकारता है। इस लड़के का नाम फैसल जहांगीर था। वो काफी अरसे से इस फैक्ट्री में काम करता था और अब वो लाहौर में रहता था, लेकिन इसकी असल रहाइश किसी और शहर में थी। वो संदल को बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था। वो संदल के हुस्न से काफी ज्यादा मुतासिर हुआ था। वो लड़का अब काम पर कम तवज्जो देता था, लेकिन संदल पर काफी ज्यादा तवज्जो देता था। वो हर बार संदल के बारे में सोचता रहता था। अब संदल को भी इस लड़के पर शक होने लग गया था। संदल काफी दिनों से गौर कर रही थी कि वो लड़का इसको देखने और इसके आगे पीछे आने की बहुत कोशिश कर रहा है। ये बात संदल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल नेक सीरत और मोमिन लड़की बन चुकी थी और वैसे भी इसको मर्द जात से नफरत थी, क्योंकि इसके साथ माजी में बहुत बुरा हो चुका था।
कुछ दिन तक संदल इसका तमाशा देखती रही, लेकिन संदल ने इसको कुछ भी ना बोला, क्योंकि वो लड़का संदल को काम लेकर देता था। अगर संदल इससे ज्यादा गुस्से में बात करती या ऐसी कोई और बात करती, तो शायद वो काम लेकर संदल के पास ना आता, और संदल दोबारा घर में फारिग भी नहीं रहना चाहती थी। बस इसने फैसल को इग्नोर किया, लेकिन आखिरकार वो एक नौजवान लड़का था। संदल की खामोशी का वो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था, संदल को और ज्यादा तंग करने लगा। आखिरकार संदल फैसल से तंग आ गई, और फिर सुबह जब वो काम देने के लिए आया तो संदल ने इसको कहा, हाँ बताओ क्या मसला है आपका, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही फ्री होते जा रहे हो। तुझ में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? ऐसे लोगों की माँ बहनों को ताड़ कर देखते हो। इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो, क्या मकसद है? फैसल ने कहा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझे। प्लीज बाजार में खड़ी होकर ऐसी बातें तो हरगिज ना करें, हम किसी और जगह इस बारे में बात कर लेंगे। संदल को मजीद गुस्सा आया और कहा, आखिर मैं तुझसे किसी और जगह क्यों बात करूंगी? फिर फैसल ने कहा, देखो जी, मैं आपकी बहुत ज्यादा कदर करता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। जब से मैंने आपको देखा है बस आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और आपको पसंद करता हूँ, और आपसे शादी करके आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। और बाजार में ऐसी बातें हम नहीं कर सकते, हम फोन पर बात करेंगे। संदल तो बिल्कुल चुप ही हो गई, वो एक लफ्ज भी ना बोल सकी। फिर वो घर के अंदर चली गई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।